चलिए दोस्तों, आज नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं। हम अपना नया चैप्टर लेकर आज आए हैं और वो नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 4, कंसिडरेशन। ये है इसका नाम मेरे दोस्तों। तो चैप्टर नंबर 4 की बात करेंगे आज। चैप्टर नंबर 4, कंसिडरेशन। कुछ बातें तो इसकी हम पहले ही जानते हैं, जैसा कि आप सबको मालूम है। मैंने पहले ही फर्स्ट चैप्टर में ही आपको काफी सारी इसकी डिटेल्स दे दी थी, है ना। तो उसी चीज को आज आगे लेकर बढ़ने वाले हैं, ठीक है जी। कंसिडरेशन का मतलब हमने क्या सीखा था? हमने कहा था भाई, हम इसे समथिंग इन रिटर्न भी कहते हैं, है ना। और इसको लैटिन लैंग्वेज में क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों? बता दो मुझे। क्विड प्रो क्वो, है ना। ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भाई चैप्टर नंबर 4 के इस कंसिडरेशन वाले हिस्से में इसको हम इन जनरल कहते हैं, समथिंग इन रिटर्न। इन जनरल कहा जाता है। दोबारा से उन सारे के सारे एग्जाम्पल्स को आज मैं फिर से दोहराने वाला हूं, क्योंकि आज उनका अलग तरीके से रेलेवेंस है जो हमने पहले किए थे। आज का रेलेवेंस अलग है, ठीक है जी। एग्जाम्पल पुराने मगर तरीका अलग। वो चीजें अलग हैं जो आज हम उसमें सीखने वाले हैं, वो डिफरेंट है बिल्कुल, ठीक है। एग्जाम्पल्स वही सेम। चलिए यहां डिवीजन कर देते हैं इसका। तो भाई अगर ए ने बी से कहा था कि मैं तुम्हें अपनी कार बेचने को तैयार हूं, और बी ने क्या कहा था? ठीक है भैया, मैं तुम्हें 2 लाख रुपए देने के लिए तैयार हूं। तो इस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, इस एग्जाम्पल में, कंसिडरेशन फॉर ए क्या थी? ₹2 लाख, ठीक है जी। और इसी एग्जाम्पल में कंसिडरेशन फॉर बी क्या थी? उसको मिली दोस्तों कार। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और ये काम कुछ करने के लिए कंसिडरेशन मिली। क्या ये बात ठीक है नहीं? यानी भाई ये कंसिडरेशन कैसी है? मैं इस कंसिडरेशन की बात कर रहा हूं। ये कुछ करने के लिए, कुछ एक्ट को करने के लिए कंसिडरेशन दी गई। इसका मतलब ये पॉजिटिव कंसिडरेशन होनी चाहिए, बिकॉज इट इज गिवन फॉर अ पर्टिकुलर एक्ट, पॉजिटिव एक्ट। तो भाई पहला हिस्सा तो ये कि किसी पॉजिटिव एक्ट के लिए आपको ये क्या मिली? कंसिडरेशन मिली। क्योंकि कुछ करने के लिए मिली है भाई, पॉजिटिव एक्ट के लिए मिली है, इसीलिए कंसिडरेशन भी कैसी? कंसिडरेशन है मेरे दोस्तों ये पॉजिटिव कंसिडरेशन, ठीक है भाई। और दूसरे एग्जाम्पल में हमने क्या सीखा था? याद करो वो एग्जाम्पल, जब एक्स कौन था? एक डेटर के क्रेडिटर, जो मर्जी मान लो, डेटर मान लो। वाई से इसने लोन लिया था, ये कौन? क्रेडिटर। अब डेटर ने क्रेडिटर का पैसा देना है मान लो, ठीक है जी। वाई ने एक्स को लोन दिया हुआ है। लोन है 10 लाख रुपए का। एक्स ये पैसा देने से मना कर देता है। एक्स डिनाइड टू रीपे। वाई कहता है मान लो कि भैया तुमने मेरा पैसा नहीं दिया,
आई विल सू यू, मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस फाइल करूंगा। किस काम के लिए? टू रिकवर माई मनी। ठीक है जी। उसने कहा भैया केस फाइल कर दूंगा तुम्हारे खिलाफ। तो पहला केस, पहला पॉइंट लोन था, एक्स ने वापस देने से मना कर दिया, वाई ने बोला भाई मैं तुम्हारे अगेंस्ट केस दायर करूंगा। एक्स घबरा गया और एक्स ने वाई से कहा क्या? एक्स सेज टू वाई, इफ you do not sue me for next 6 months, then I will give you rupees 1 lakh in addition to rupees 10 lakhs of loan. $10 लाख के लोन के अलावा मैं तुम्हें और क्या दे दूंगा? इस 10 लाख के लोन के अलावा मैं तुम्हें दे दूंगा 1 लाख रुपया एडिशनल। तो वाई ने उसे अलाउ कर दिया। वाई अग्रीड एंड अलाउड 6 months एक्सटेंशन। एक्सटेंशन पीरियड। अब भाई उसने 6 महीने का एडिशनल पीरियड अलाउ कर दिया मेरे दोस्त। अब ये 6 महीने का जो एडिशनल पीरियड अलाउ किया है, इसी के बदले में तो क्या मिला उसे एक्स्ट्रा? बता दो मुझे। ये 1 लाख रुपए मिले। और एक्स ने जो ये 1 लाख रुपए दिए, उसे इसके बदले में क्या मिला? 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड। लेकिन यहां पर ये कंसिडरेशन कुछ करने के लिए नहीं दी गई, कुछ करने से रुकने के लिए दी गई है। एब्स्टिनेंस है ये। क्या है? एब्स्टिनेंस। यानी कुछ ना करने के लिए, कुछ करने से रुक जाने के लिए ये कंसिडरेशन मिली। यानी एक्ट कैसा है मेरे दोस्तों? नेगेटिव एक्ट। तो भाई कंसिडरेशन भी बता दो कैसी होगी? नेगेटिव कंसीडरेशन। क्या ये बात समझ में आई या नहीं आई? यहां पर कंसीडरेशन क्या थी? इधर पॉजिटिव एक्ट में कार के बदले में 2 लाख, तो ए को 2 लाख मिले उसके लिए कंसीडरेशन, और बी को क्या मिली? कार 2 लाख के बदले में। यहां पर भी वैसी ही कंसीडरेशन है। एक्स को क्या मिला? 1 लाख देने के बदले में ये 6 मंथ्स का पीरियड मिला एक्स्ट्रा, और वाई को ये केस फाइल ना करने के लिए 6 महीने का एक्सटेंशन पीरियड देने के लिए क्या मिला? 1 लाख। दोनों में ही कंसिडरेशन है, मगर एक पॉजिटिव है और दूसरी नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आई? अब इन सभी केसेस में कौन प्रॉमिस कर रहा है और कौन प्रॉमिस ले रहा है? यानी एक है प्रॉमिसर और दूसरा है प्रॉमिसी। जैसे कि ए ने ऑफर दी थी भाई बी को कि भाई मैं तुम्हें अपनी कार बेचना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपनी कार दे दूंगा अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए दे दो। तो भाई प्रॉमिसर कौन था यहां पर? प्रॉमिसर था ए। और प्रॉमिसी कौन? प्रॉमिसी था मेरे दोस्तों बी। उसी तरह यहां पर भी एक प्रॉमिसर और एक प्रॉमिसी। एक्स ने कहा था कि अगर तुम मेरे खिलाफ 6 महीने तक केस फाइल नहीं करते तो मैं तुम्हें 1 लाख एडिशनल मनी दूंगा। तो भाई इसका मतलब ये इस वक्त एक्स कौन है मेरे दोस्तों? ये है मेरे भाई प्रॉमिसर,
और इसके कहने पर प्रॉमिसी ने कुछ किया या करने से रुक गया। ठीक है कि नहीं? ये कहलाएगा कौन? प्रॉमिसी। गॉट इट? तो इसका मतलब इन दोनों में कंसिडरेशन शामिल थी, एक कुछ करने के लिए और एक कुछ करने से रुकने के लिए। तो कंसिडरेशन की जो डेफिनेशन है वो भी तो यहीं से शुरू हुई। एक पर्सन की डिजायर से एक काम शुरू हुआ। यहां पर ए की डिजायर थी, प्रॉमिसर की डिजायर थी कि बी अगर उसे 2 लाख रुपए दे दे तो ए उसे कार दे देगा। यहां पर भी एक्स की डिजायर थी, प्रॉमिसर की डिजायर थी, और प्रॉमिसर ने कुछ ऐसा करने से वो रुक गया। तो प्रॉमिसर की डिजायर पर या तो इस प्रॉमिसर ने कुछ किया, 2 लाख रुपए दे दिए इसीलिए इसने कार दी, या प्रॉमिसर के कहने पर यह प्रॉमिसी कुछ करने से रुक गया। क्या ये बात समझ आई? तो अगर मैं इस कंसिडरेशन की डेफिनेशन की बात करूं, डेफिनेशन ऑफ कंसिडरेशन, तो इसके हिसाब से तो क्या है ये? आइए देखें। When at the desire of promiser, प्रॉमिसर की डिजायर पर, दोनों जगह डिजायर किसकी थी भाई? प्रॉमिसर की। When at the desire of promiser, promisee or any other person। अब ये एनी अदर पर्सन कौन है, इसके लिए थोड़ी देर रुक जाइए। आने वाले एग्जाम्पल्स में इस एनी अदर पर्सन के बारे में भी बातचीत होगी। फिलहाल आप ये मान के चलिए, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी, सिर्फ मान लीजिए कि प्रॉमिसी है। ठीक है जी। एनी अदर पर्सन के बारे में डिस्कशन करेंगे। When at the desire of the promiser, promisee or any other person क्या या तो प्रॉमिसर की डिजायर पर प्रॉमिसी ने कुछ किया या करने से रुक गया। दो ही बातें हो सकती है, या तो प्रॉमिसर ने कुछ कहने पर प्रॉमिसी ने कुछ किया या करने से रुक गया। अब इसका टाइम भी तो हो सकता है कि कब रुका भाई। हो सकता है पास्ट में उसने कुछ किया हो, प्रॉमिसर के कहने पर प्रॉमिसी ने कुछ पास्ट में कर दिया, या प्रॉमिसर के कहने पर प्रॉमिसी पास्ट में कुछ करने से रुक गया। यानी एक तो एक्ट है और एक एब्स्टिनेंस, लेकिन कब? एक तो पास्ट में या प्रेजेंट में। या तो प्रॉमिसर के कहने पर प्रॉमिसी कुछ करता है प्रेजेंट में, या प्रॉमिसर के कहने पर प्रॉमिसी कुछ करने से रुक जाता है प्रेजेंट में। ठीक है। और या फिर फ्यूचर की बात कर लो, या प्रॉमिसर के कहने पर प्रॉमिसी कुछ करने का वादा करता है, या प्रॉमिसर के कहने पर प्रॉमिसी फ्यूचर में कुछ करने से रुकने का वादा करता है। यानी कंसिडरेशन को हम कैसे देखेंगे? एक तो पॉजिटिव और नेगेटिव एक्ट के हिसाब से, एक्ट और एब्स्टिनेंस के हिसाब से, और उसके टाइम के हिसाब से कि ये किया या करने से रुका तो कब? पास्ट में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में। और वही चीज डेफिनेशन में भी लिखी है। सो व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन। हैज डन का मतलब क्या हो गया? कि पुराने समय में उसने किया। और क्या डिनोट करता है ये? पास्ट को। या वो करने से रुक गया, हैज डन, और abstained from doing something। या तो कुछ किया उसने, या फिर कुछ करने से रुक गया। पास्ट को डिनोट करता है ये। अब प्रेजेंट की बात, डज और
abstains from doing something. Does or abstains from doing something. या फिर फ्यूचर में promises to do or abstain from doing. यानी या तो पास्ट में उसने कुछ किया या करने से रुक गया, या प्रेजेंट में वो कुछ करता है या करने से रुक जाता है, या फ्यूचर में कुछ करने का प्रॉमिस करता है या रुकने का प्रॉमिस करता है. सच एक्ट और एब्स्टिनेंस, क्या वर्ड्स कहे मैंने? सच एक्ट और abstinence is known as consideration. यानी या तो उसने पास्ट में कुछ किया और करने से रुक गया, किसके कहने पर? प्रॉमिसर की डिजायर पर. किसने काम किया? प्रॉमिसी ने किया. कब? या तो पास्ट में या प्रेजेंट में और या फिर फ्यूचर में. क्या ये बात समझ आई? पहला हिस्सा पास्ट को डिनोट करता है, दूसरा प्रेजेंट और तीसरा फ्यूचर को बताता है. एक्ट और एब्स्टिनेंस की बातें करते हैं. यही क्या है मेरे दोस्तों? कंसिडरेशन की डेफिनेशन. हमने एक एक चीज विद एग्जाम्पल दोस्तों कर ली है, ठीक है. लेकिन आपको एक बात मैं अच्छी तरह बता दूं कि पॉजिटिव कंसिडरेशन में क्या क्या आता है. किसी भी तरह का प्रॉफिट, किसी भी तरह का राइट, किसी भी तरह का इंटरेस्ट या बेनिफिट. क्या क्या बातें बताई मैंने? पॉजिटिव में क्या क्या आता है, इस एक्ट में पॉजिटिव कंसिडरेशन कौन कौन सी है, आइए देखें. एनी राइट, इंटरेस्ट, बेनिफिट और प्रॉफिट. तो किसी भी तरह का राइट, इंटरेस्ट, बेनिफिट या प्रॉफिट जो है, ये क्या है? पॉजिटिव कंसिडरेशन. नेगेटिव में क्या आता है? नेगेटिव के अंदर डेट्रीमेंट. डेट्रीमेंट क्या होता है? लॉस बियर करना, ठीक है जी. फॉरबियरेंस. फॉरबियरेंस क्या? फॉरबियरेंस वर्ड कहां यूज किया जाता है? जब कोई व्यक्ति केस फाइल करने से रुक जाए, इसे कहा जाता है फॉरबियरेंस टू सू. यानी अगर ये केस दायर करता तो ये पैसा आज ही मिल जाता, मगर उसने नहीं किया, 6 महीने तक रुक गया, खुद एक्स्ट्रा टाइम उसे दे दिया. ये एग्जाम्पल ही किसका है? फॉरबियरेंस टू सू का एग्जाम्पल है. तो अगर मैं इस एग्जाम्पल को नाम देना चाहूं तो ये एग्जाम्पल किस चीज का है? नोट कर लीजिएगा. फॉरबियरेंस टू सू. फॉरबियरेंस टू सू यानी केस दायर करके वो पैसा ले सकता था, मगर उसने ऐसा किया नहीं. फायदा मिला भाई उसे, इसीलिए उसने ऐसा किया नहीं. मगर फॉरबियरेंस चीज क्या है? केस फाइल करने से रुका. यही क्या है? नेगेटिव कंसिडरेशन दोस्तों. तो नेगेटिव कंसिडरेशन के कौन कौन से एग्जाम्पल हैं, आइए देखें. फॉरबियरेंस, जैसा कि आपने एग्जाम्पल में ही देखा. एनी लॉस सफर्ड, थोड़ी सी जगह चाहिए होगी.
डेट्रीमेंट, डेट्रीमेंट का भी एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़े समय बाद ही उसका एग्जाम्पल आपके सामने आएगा. फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, एनी लॉस सफर्ड, ये सब क्या है? ये सब क्या है? नेगेटिव कंसिडरेशन के एग्जाम्पल्स. समझ आई बात या नहीं? तो जहां पर ये वर्ड्स नजर आए, फॉरबियरेंस, डेट्रीमेंट, लॉस सफर्ड या रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेकन, कई बार इसको भी ले लेते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेकन, तो मैं RESPON शॉर्ट में लिख दूं, रिस्पॉन्सिबिलिटी, आगे लिख लीजिएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी अंडरटेकन. तो ये है नेगेटिव उसके एग्जाम्पल, और ये किसके? पॉजिटिव के एग्जाम्पल. इसे नोट करिए दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट चीज है. इस चीज को अपने आप में लिखना ही सबसे इंपॉर्टेंट है पोर्शन, राइट? तो इसके बाद हम अगला काम शुरू करते हैं. ध्यान से इसे नोट करिए, एक एक चीज. अगर कोशिश करें तो ये सब एक पेज में आए, राइट? जब आप लिखें तो ऐसे केस में ऊपर ये नजर आए और उसके नीचे दो पार्ट्स में डिवीजन करके इसलिए लिखवाया गया है ताकि आप इन दोनों में कंपैरिजन कर पाए. तो देयर इज अ रीजन व्हाई समथिंग हैज बीन रिटन बिलो और अबव समथिंग. इज दैट क्लियर? तो जो बोर्ड पे आपको लिखे हुई चीजें नजर आए, एज इट इज उसे आप नोट करिए दोस्तों, नोट करिए, फिर करते हैं आगे काम.
चलें जी आगे। तो ये हमारी कंसिडरेशन की डेफिनेशन का काम खत्म हुआ। तो इसका मतलब हर वक्त कुछ लेना ही कंसिडरेशन नहीं है, ठीक है ना। इन रिटर्न कुछ ना कुछ तो मिलेगा, या तो एक्ट या एब्स्टिनेंस, ठीक है जी। अब सवाल यह आता है कि भाई आखिरकार कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या होने चाहिए। कंसिडरेशन के एसेंशियल एलिमेंट्स क्या हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंसिडरेशन। अभी हमने बिल्कुल लाइन पढ़ी थी कि कंसिडरेशन के केस में किसकी डिजायर से ये कंसिडरेशन मूव होती है। क्या करने जा रहे हैं दोस्तों हम? एसेंशियल्स ऑफ कंसिडरेशन को वैलिड बनाने के लिए क्या क्या होना चाहिए। एसेंशियल एलिमेंट्स की बात हो रही है। तो सबसे पहला, अगर मैं कहूं कि भाई ए अपनी कार बी को बेचना चाहता है, तो किसकी तरफ से मूव हुई? भाई ए की कार है, ए की तरफ से ही कंसिडरेशन मूव होगी। वो चाहे तभी तो ये बेचना चाहेगा, बोलो हाँ या ना। तो आपकी कार आप खुद बेचना चाहेंगे। इट इज ऑलवेज डन बाय द प्रोमिसर हिमसेल्फ। यानी अगर कहा जाए कंसिडरेशन must move at the desire of promiser, तो ये गलत नहीं होगा। must move at the desire of the promiser, यानी कंसिडरेशन किसकी तरफ से मूव करेगी मेरे दोस्तों? हमेशा और हमेशा प्रोमिसर की तरफ से मूव करेगी। ए ने कहा कि मैं अपनी कार आपको बेचना चाहता हूं 2 लाख रुपए में, बोलो खरीदोगे? आपकी कार अगर बेचनी है तो आपका पड़ोसी थोड़ी बताएगा भाई आपको कि हां जी कार बेच देगा ये। क्या ए का पड़ोसी सी बी से कह सकता है कि जी ए अपनी कार बेच देगा, दे दो इसको 2 लाख रुपए? हां, कह सकता है अगर ए ने सी को अपना एजेंट बनाया हो। तो भाई ऐसे केस में तो एजेंट काम करे या उसका प्रिंसिपल, ये तो माना ही जाता है कि इट हैज बीन डन बाय द प्रिंसिपल हिमसेल्फ। इसीलिए किसी और के थ्रू अगर वो काम कराएगा तो भी ये माना जाएगा कि ये काम प्रोमिसर की तरफ से ही आया है, ठीक है ना। लेकिन ये बात तय रही कि कंसिडरेशन हमेशा और हमेशा प्रोमिसर की तरफ से ही मूव करेगी। क्या ये बात समझ में आई? इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर हिमसेल्फ। अगर कोई थर्ड पार्टी कहे कि हां जी हां ये अपनी कार बेच देगा जबकि उसका मन भी नहीं है, तो क्या वो वैलिड माना जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो अगर इसकी डिजायर पर कुछ भी काम किया जाए तो वो एक वैलिड कंसिडरेशन बन जाएगी, अगर सामने वाली पार्टी ने वो काम कर दिया। जैसे कि ए ने बी से कहा कि अपनी कार मैं तुम्हें बेच दूंगा अगर तुम मुझे 2 लाख रुपए दो। मैं अब आपको उसकी रीडिंग करके दिखा रहा हूं दोस्तों, ठीक है जी। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में जब तक कंसिडरेशन नहीं आती कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं बनता। ये बात तो हम जानते हैं कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है जी। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट।
तो कंसिडरेशन के पहली दो हेडिंग्स जो थी वो हमने क्या पढ़ी थी, ऑलरेडी लिखी थी वो, राइट। तो वो तो भाई डेफिनेशन और मीनिंग है, वो हम कर चुके हैं, आप आराम से रीडिंग कर लीजिएगा, हर एक चीज हम कर चुके हैं उसकी। एसेंशियल एलिमेंट्स का फर्स्ट पॉइंट जो मैंने करवाया है थर्ड हेडिंग का, वो हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। आइए पढ़े इसे। लिखा है, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट वैलिड एंड बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल, टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट बाइंडिंग एंड एनफोर्सिबल, the consideration must be supplied at the desire of the promisor. If it is done at the desire of the third party or without the desire of the promisor, it will not be a good consideration. अगली लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। लिखा है, ऑन द अदर हैंड an act done on the promiser's desire, यानी प्रोमिसर की डिजायर पर किया गया कोई भी काम, इसने कुछ कहा और वो काम कर दिया गया, इसकी डिजायर पर किया गया कोई भी काम। दोबारा पढ़ते हैं इसे। ऑन द अदर हैंड एन एक्ट डन ऑन द प्रोमिसर्स डिजायर गिव्स अ गुड कंसिडरेशन इवन दो it may be of no personal significance or benefit to him। ये क्या बात कर दी भाई? इस लाइन का मतलब तो ये हुआ कि प्रोमिसर के कहने पर अगर प्रोमिसी ने कुछ काम कर दिया, किसी ने भी कुछ काम कर दिया, किसी भी थर्ड पार्टी ने इसके कहने पर कुछ काम कर दिया, तो सामने वाली पार्टी की तरफ से वो एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी, चाहे उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट इस प्रोमिसर को हो या ना हो। अब आप कहेंगे यार अगर बेनिफिट हो रहा है तब तो समझ में आती है बात, क्योंकि कंसिडरेशन का मकसद ही क्या है कि मुझे बेनिफिट होना चाहिए। लेकिन सवाल ये आता है कि भाई अगर बेनिफिट ना भी हुआ तब भी ऐसा है क्या? आइए मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो आप एक कन्फेक्शनरी शॉप के बाहर खड़े और उससे कहा शॉपकीपर से कि भैया बर्गर देना। उसने कहा 20 रुपए का है। आपने कहा ठीक है भाई दे दो। बर्गर लिया, खाना शुरू कर दिया। खा ही रहे थे कि एक बेगर आ गया, भिखारी, और उसने तुमसे कहा कि एक मुझे भी ले दो ना। तो तुमने कहा अरे अच्छा चलो भाई, कन्फेक्शनर से बोला एक बर्गर इसे भी दे दो जी। कन्फेक्शनर ने कहा ठीक है भैया। उसने बर्गर निकाला और उस बेगर को दे दिया। उस बेगर को बेचारे को भूख लगी थी, फटाफट खाया और निकल लिया। आपने भी आराम आराम से अपना बर्गर खत्म किया और अपनी जेब से 20 रुपए निकाले और उस कन्फेक्शनर को दिए। उसने कहा अरे भाई ये क्या कर रहे हो, तुम्हें तो 40 रुपए देने हैं। कहते जी 40 किस बात की 40? आपने कहा मैं क्यों पैसे दूं उसके। उसने कहा भाई आपके कहने पर ही तो मैंने उस बेगर को 20 रुपए का बर्गर दे दिया और पैसे लिए नहीं। तो आपने कहा भाई बर्गर खाया किसने, कंसिडरेशन किसे मिली? बेगर को। तो जाके बेगर से पैसे लो ना। बताइए क्या आपको अपने और उस बेगर वाले बर्गर के पैसे देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? देने पड़ेंगे। क्यों देने पड़ेंगे? क्योंकि आपके कहने पर, प्रोमिसर के कहने पर उस प्रोमिसी ने कुछ किया। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? और आपकी डिजायर पर, प्रोमिसर की डिजायर पर उसने कुछ किया, तो ये एक वैलिड कंसिडरेशन मानी जाएगी, जबकि आपको इसके लिए कोई बेनिफिट नहीं हुआ। क्या ये बात ठीक है कि नहीं? तो ऐसा हो सकता है कि प्रोमिसर की डिजायर पर कुछ काम किया तो गया, मगर प्रोमिसर को उसका कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं हुआ। क्या ये बात समझ में आई? तो लाइन दोबारा पढ़ लीजिए। ऑन द अदर हैंड एन एक्ट डन ऑन द प्रोमिसर्स डिजायर gives a good consideration even though it may be of no personal significance यानी इंपॉर्टेंस और बेनिफिट टू हिम। रीडिंग करिए इसकी फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 1 वेरी इंपॉर्टेंट।
ध्यान से तीनों पॉइंट्स, तीनों बुलेट्स को एक बार पढ़िए। और लिख लेना इसमें एरो लगा के, बेगर और बर्गर वाला एग्जाम्पल। तो एक तो एग्जाम्पल नॉर्मल ये वाला हो गया, दूसरा एग्जाम्पल कौन सा दिया मैंने, बेगर एंड बर्गर। बर्गर लिख लो बस, बहुत है। याद आ जाएगा ना। तो ये हुआ हमारा पहला पॉइंट, ठीक है। मुझे दोस्तों इसे रब करना पड़ेगा। बस आपको एक बात याद रखनी है, दैट कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ये लाइन बेहद इंपॉर्टेंट है। इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, वेरी इंपॉर्टेंट। नोट कर लीजिएगा इसे, हेडिंग वैसे ही आपकी बुक में लिखी है। मैं अब आगे चलता हूं, मुझे इसे रब करना पड़ेगा क्योंकि अगला एग्जाम्पल थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है जी। एक थी मां और एक थी उसकी बेटी। ठीक है जी। और मदर बेचारी डेथ बेड पर पड़ी है, मान लो बस आज गई या कल गई। डॉटर ने अपनी मदर से कहा, मम्मा अब तो आप जाने वाले हो, सारी प्रॉपर्टी अब मेरे नाम कर दो। कैसी अजीब सी बात करी इसने, लेकिन कह दिया भाई। तो डॉटर ने जब ये बात कही कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो, तो मदर ने कहा ठीक है, प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम तो कर दूंगी, लेकिन तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा मुझसे। उसने पूछा क्या? मदर ने कहा तुम्हें अपनी मासी को, यानी अपनी आंटी को, मदर्स सिस्टर, उसकी आंटी को हर साल कुछ एक फिक्स्ड अमाउंट देना पड़ेगा। साल में कुछ भी अमाउंट दिया जाए उसे हम क्या बोलते हैं? एन्युइटी। क्या बोलते हैं? एन्युइटी। तो एन्युइटी देने का वादा कर दिया। किसने वादा किया? इस डॉटर ने प्रॉमिस कर दिया कि ठीक है जी, मैं हर साल अपनी आंटी को ये एन्युइटी दूंगी। और मदर ने फिर प्रॉपर्टी किसके नाम कर दी? प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू हर डॉटर। प्रॉपर्टी चली गई किसके नाम? डॉटर के नाम। और डॉटर को क्या करना था? अपनी आंटी को हर साल क्या देनी थी? एन्युइटी देनी थी। अब मदर एक्सपायर हो गई। प्रॉपर्टी उसके नाम ट्रांसफर करने के बाद उसकी मदर एक्सपायर हो गई। ठीक है जी। तो एन्युइटी देने का वादा किया और मदर एक्सपायर हो गई। मदर एक्सपायर्ड। अब एक साल, 2 साल, कुछ समय तक तो डॉटर ने अपनी आंटी को, इस मदर की डॉटर ने इस आंटी को एन्युइटी दी। अचानक से एक बार जब इसको एन्युइटी को देने का टाइम आया, डॉटर ने वो पैसा देने से मना कर दिया कि जी मैं तो ये पैसा दूंगी नहीं। आंटी ने पूछा भाई क्यों नहीं दोगी तुम ये पैसा? कहते आंटी अब मैंने लॉ पढ़ लिया है,
कंसिडरेशन का चैप्टर पढ़ लिया मैंने और उसमें लिखा था कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, और आप तो मुझे कुछ देते नहीं, मुझे तो कुछ कंसिडरेशन आपसे मिल नहीं रही, मैं ही आपको एन्युटी दे जा रही हूं, इसीलिए अब मैं आपको यह पैसा नहीं दूंगी, आपका और मेरा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप लॉफुली मुझसे यह पैसा क्लेम नहीं कर सकती। तो अब आंटी बेचारी परेशान कि भाई ये तो गलत बात हो गई। आंटी का नाम था चिनैया और उसकी नीस का नाम था रमैया। तो दोस्तों जो केस फाइल करता है, पहले भी बताया था मैंने, उसका नाम पहले लिखा जाता है और जिसके अगेंस्ट केस फाइल किया जाता है उसका नाम बाद में लिखा जाता है। तो चिनैया ने, मासी ने केस फाइल कर दिया अपनी इस नीस के खिलाफ। तो केस का नाम क्या बन गया मेरे भाई? चिनैया वर्सेस रमैया। अब चिनैया ने रमैया के अगेंस्ट केस दायर कर दिया कि जी ये मेरा एन्युटी का पैसा नहीं देती, और डॉटर यानी ये जो रमैया है इसने जाके कोर्ट में गुहार लगाई कि जज साहब ये मैं पैसा क्यों दूं। रमैया ने अपनी प्ली सामने रखी, एप्लीकेशन दी कि जज साहब मैं इसे पैसा क्यों दूं, जरा बताइए मुझे, रीजन तो दो, मेरे भी रीजन सुनो। जज साहब ने बोला जी बताओ क्या कहना चाहती हो। रमैया ने कहा कि जज साहब सबसे पहली बात तो ये कि मेरा और आंटी का तो कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं, अगर कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो ये मेरे खिलाफ केस दायर कैसे कर सकती है। देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। क्या कह दिया उसने? देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि मेरे और आंटी के बीच तो कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है दोस्तों? प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस। क्या होते हैं? कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस। तो रमैया की प्ली क्या थी? देयर इज नो प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट there is no privity of contract between me and Chinaiya. Because there is no contract. Because there is no contract between us and thus no contractual relations. तो उसने कहा जी मेरे और मेरी मासी के तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस है ही नहीं, किसी भी तरह की कोई भी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशंस नहीं है, क्योंकि हमारे बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। और अगर आंटी की बारी आती है और आंटी बोलती है कि जी मेरा और आपसे डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, लेकिन आपका और आपकी मदर का तो कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, तो डॉटर कहती है हां हुआ था। लेकिन अगर मैंने अपनी मां से वादा किया था, मैंने अपनी मां से ये पैसा आपको देने का वादा भी किया था, तो प्रॉमिसी कौन है? मेरी मदर, जो कि एक्सपायर हो चुकी है। और अगर अब मैं वादा नहीं निभा रही अपना, तो जाओ प्रॉमिसी को बुला के ऊपर से लाओ और केस फाइल करवाओ, क्योंकि मेरा कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन तो मेरी मदर के साथ था।
अब तो मैं आपको ये पैसा नहीं दूंगी। तो मेरा और आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, और केस फाइल करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी है। अगर कोई पार्टी केस फाइल करना चाहती है तो वो पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए, तभी तो केस फाइल करेगी। मेरा और आपका तो कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। नंबर 2, जज साहब, कौन बोल रहा है बात? रमैया। रमैया ने कहा, जज साहब, आंटी यानी चिन्नैया ऑल्सो, क्या बोला इसने? ऑल्सो चिन्नैया इज नॉट गिविंग मी एनी कंसिडरेशन। तो सबसे पहली बात जज साहब ये कि हमारे दोनों का तो कॉन्ट्रैक्ट है नहीं, थर्ड पार्टी है ये, इसीलिए चिन्नैया इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। कौन है? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। हमारा कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, हमारे कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तो ये कौन है? स्ट्रेंजर है। क्या बोला उसने? इस लाइन का उसने क्या मतलब समझाया? चिन्नैया इज स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट। कि जी चिन्नैया तो स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट है, मेरा तो उनसे कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ ही नहीं। ऊपर से वो कौन है? पॉइंट नंबर 2 में उसने क्या साबित किया? चिन्नैया इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। चिन्नैया इज स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। कंसिडरेशन भी जो है, कंसिडरेशन भी नहीं दे रही वो तो मुझे, तो वो तो स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भी हो गई, इसीलिए मैं इसको पैसा नहीं दूंगी। जज साहब ने इसका जवाब दिया कि रमैया सुनो, तुम्हारी ये बात ठीक है कि तुम्हारा इससे कोई डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, मान ली वो बात, लेकिन मुझे ये बताओ कि आखिरकार तुम्हारी मदर ने जब तुम्हें प्रॉपर्टी ट्रांसफर की होगी तभी एन्युटी की बात कही होगी, तो आखिरकार तुम इसे एन्युटी दे ही क्यों रही थी? ये कॉन्ट्रैक्ट एन्युटी की बात आई कहां से? रमैया ने बोला, जी मेरी मदर ने जब मुझे प्रॉपर्टी ट्रांसफर की थी तो मैंने उनको वादा किया था कि मैं ये काम करूंगी। तो जज साहब ने कहा, तुम्हें जो ये प्रॉपर्टी मिली है उस प्रॉपर्टी को मिलने का कारण ही यही था कि तुम अगर एन्युटी अपनी आंटी को देती हो तभी ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम की जाएगी। यानी प्रॉमिसी की तरफ से तो कंसिडरेशन मूव होती है, प्रॉमिसर की तरफ से तो कंसिडरेशन मूव होती है हमेशा। इस बार कंसिडरेशन किसने डिमांड की थी? प्रॉमिसी ने। क्या ये बात समझ आई या नहीं? किसने ये शर्त सामने रखी थी कि मैं तुम्हारे नाम ये प्रॉपर्टी तो कर दूंगी, मगर तुम्हें क्या करना पड़ेगा? मेरी बहन को एन्युटी देनी पड़ेगी। यानी अभी जो हमने लाइन पढ़ी थी, कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, ये एक ऐसा केस है जहां पर कंसिडरेशन may move at the desire of promisee। promisee की तरफ से कंसिडरेशन मूव हुई। अब उसने कहा ठीक है जी, प्रॉमिसी तो चला गया, अब ये क्यों केस दायर कर रही है? जज साहब ने कहा रुको, पूरी बात नहीं हुई मेरी अभी। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर तो होता है, बट इट मे मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन।
रमैया ने पूछा, जज साहब ये अदर पर्सन कहां से बीच में आ गया, ये कौन है जी? जज साहब ने कहा, भाई ये जो एनी अदर पर्सन है ना, ये वो पर्सन है जो किसी कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिशियरी हो। रमैया ने पूछा, बेनिफिशियरी कैसे? जज साहब ने कहा, जी ये बताओ कि ये कॉन्ट्रैक्ट जब होना था, तुम प्रॉमिसर, तुम्हारी मदर प्रॉमिसी, तो आंटी कौन? आंटी को ही तो इस कॉन्ट्रैक्ट का बेनिफिट मिल रहा था। तो जो तुम्हारी आंटी है वो कौन है? बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट। वो कौन है? बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट। इस कॉन्ट्रैक्ट का फायदा किसे दिया गया? तुम्हारी मासी को। और वो कौन है? वो बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट है, बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट। और बेनिफिशियरी का अगर फायदा ना मिले तो वो बेनिफिशियरी केस फाइल करके अपना पैसा रिकवर कर सकता है, भले ही वो कौन हो? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट। क्या लाइन बोली मैंने? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट फाइल अ सूट। ये बात हम मानते हैं, अलग से लिख लीजिएगा इसे। क्या वर्ड्स बोले मैंने? स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रेंजर टू कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट sue upon it। sue upon it का मतलब उस पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में जब वो स्ट्रेंजर है तो केस दायर नहीं कर सकता। लेकिन स्ट्रेंजर टू, बट लिख देता हूं, बट स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। कौन है यहां पर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन? आंटी। स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन मे फाइल अ सूट। कब? इफ ही इज अ बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट। इफ ही इज बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट, यानी अगर वो बेनिफिशियरी हो तो ऐसे केस में क्या हो सकता है? बेनिफिशियरी के केस में ये कंसिडरेशन के प्रति स्ट्रेंजर होने के बावजूद भी केस दायर कर सकता है। कौन? बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब ये बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन भी है। तो अगर स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन है और बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट है तो ऐसे केस में आंटी तुम्हारे खिलाफ केस दायर करके ये पैसा क्लेम कर सकती है। तो जो डेफिनेशन में मैंने आपको वो लाइन छुड़वाई थी, क्या कहा था कि एनी अदर पर्सन के बारे में बताऊंगा। ये एनी अदर पर्सन कौन है दोस्तों? यही बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसे केस में कंसिडरेशन के बारे में हमने क्या सीखा? पहले पॉइंट में सीखा था इट मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। फिर एक हमारे सामने केस आया, इट मे मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसी, और वो नहीं है तो एनी अदर पर्सन। एनी अदर पर्सन कौन है? यही स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। तो आंटी ही कौन है? यही कौन है? एनी अदर पर्सन। यही कौन है? बेनिफिशियरी टू कॉन्ट्रैक्ट। और यही कौन है? स्ट्रेंजर टू कंसिडरेशन। तो ऐसे केस में ये केस दायर कर सकती है। तो कोर्ट का जो डिसीजन था वो क्या था? कोर्ट का डिसीजन था चिनैया being a stranger to consideration and beneficiary of contract can sue and recover annuity। यानी
एन्युटी का पैसा उसे मिलना चाहिए। क्या ये बात समझ में आई दोस्तों? तो ये लाइंस अलग अलग जगह नोट कर लीजिएगा। ये रूल्स हैं कुछ, लेकिन इनको अभी दोबारा से हम पढ़ेंगे। दोनों रूल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोर्ट का डिसीजन क्या था? ये वाला जो नीचे वाला पोर्शन है इसको अलग से लिखिएगा, ठीक है? ये ऊपर वाले के साथ मिक्स मत करिएगा, बट इट इज रिलेटेड टू फर्स्ट पॉइंट एंड सेकेंड पॉइंट। गॉट इट? तो इसको आप अलग से लिख सकते हैं, इस निचले वाले पोर्शन को, दिस पोर्शन एंड दिस पोर्शन। तो इट मे मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसी, वो नहीं है तो बाय एनी